गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बहुत मस्त होंगे आप लोग, खुश होंगे, अपने घरों में अच्छे से सुरक्षित भी होंगे आप सभी। आइए हम लोग अगली स्टेज पर चलते हैं। हमने आपको बताया था कि हम पार्टनरशिप अभी डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 12th के पार्टनरशिप सब्जेक्ट को, पार्टनरशिप चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड अभी इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, 2 वीडियो हमने आप लोगों के सामने रख दिया है। एक में तो बस केवल हमने उसका मतलब समझा रखा है कि एक्चुअल में ऐसा क्या हुआ जो पार्टनरशिप आया। दूसरे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम लोग पार्टनरशिप को पढ़ेंगे। उसमें टोटल 12 कंसेप्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्टनरशिप को मैंने 3 टुकड़ों में बांटा है। पहला हमारा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इन तीनों को हमने टोटल 12 कंसेप्ट में डिवाइड किया है। अब ये 12 के 12 कंसेप्ट हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, जिसे हम नाम दे रखे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है। और मैंने आप सभी से कहा था कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमारा कितने कंसेप्ट कवर होंगे? 1 से लेके 4 कंसेप्ट तक कवर होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा है कंसेप्ट नंबर 1, जिसका हमने नाम दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। यानी हम पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। क्या इंट्रोडक्शन है? इसमें हमें क्या क्या कवर करना है? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप हमें कवर करना, फीचर ऑफ पार्टनरशिप कवर करना है, पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ डीड, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर कोई डीड नहीं बना, अगर एग्रीमेंट नहीं बना, तो क्या प्रोविजन होगा पार्टनरशिप एक्ट का, ये बातें हमें इसके अंतर्गत कवर करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखें और या तो सुने या तो नोट करें, 2 में से एक ही काम करें। वीडियो आपके सामने रहेगी, पूरी अच्छे तरीके से आप जैसे चाहें वैसे आप इसे प्रॉपरली तरीके से नोट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहां पर लिख रखा है मीनिंग। बेटा सबसे पहले मैं और आप मीनिंग को एक बार रीड आउट करेंगे। और मीनिंग क्या है सुनिएगा ध्यान से। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है बेटा, ये जो डेफिनेशन, ये जो मीनिंग मैंने लिख रखी है, ये मैंने कहां से लिख रखी है? मैंने एक जगह से कॉपी की है, मैं आपको बता देता हूं वो कहां से। हमारा और आपका एक एक्ट है जिसे हम कहेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने इस एक्ट से, इस अधिनियम से ले रखी है सर। कौन सी डेफिनेशन? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या रहा है? ये कह रहा है कि पार्टनरशिप 2 लोगों के बीच का एक ऐसा रिलेशन है, 2 पर्सन के बीच का एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा संबंध है जो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए सहमत होते हैं, एग्रीड होते हैं। और वो बिजनेस उन दोनों पार्टनर्स के द्वारा या उनमें से किसी एक पार्टनर के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, बट वो एक पार्टनर जो ऑपरेट करेगा वो सभी के पर्पज से ऑपरेट करेगा, सभी को ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए ही बिजनेस को ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बेटा मैंने दूसरा बता रखा है फीचर के बारे में। सर फीचर क्या है? फीचर बेटा मैं इसी मीनिंग से बाहर निकालूंगा फीचर को। बिल्कुल जरा ध्यान से देखिएगा, आपका पहला और दूसरा दोनों पार्ट आपका कवर हो जाएगा। सर दूसरा फीचर क्या है? देखो सबसे पहले पार्टनरशिप कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। इसका मतलब ये कि अगर आपको रिलेशन बनाना है तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए, उससे कम तो नहीं रिलेशन बनेगा। एक ही व्यक्ति के बीच कैसे रिलेशन बनेगा? कोई मीडिएटर तो होना चाहिए, तो 2 लोगों का होना चाहिए। तो पहला फीचर हमारा बन जाता है सर एसोसिएशन ऑफ 2 or more पर्सन
ठीक है, कितने होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, तभी पार्टनरशिप बनेगा। उसके बाद दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, उसके बाद लिखा है हु हैव एग्रीड, दूसरा लाइन है एग्रीड, मतलब इन दोनों पर्सन के बीच या जितने भी पर्सन होंगे उनके बीच क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा। क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा सर, ठीक है, सहमति होगी। आइए एग्रीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सर एग्रीमेंट कैसा होगा? सर या तो ओरल होगा या तो सर रिटेन होगा, दो ही तरीके से हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, लीगल बिजनेस के लिए ओरल एग्रीमेंट मान्य नहीं होता। कौन सा मान्य होगा? रिटेन वाला मान्य होगा। तो पार्टनरशिप जब भी आप पढ़ेंगे, हम ये मानकर पढ़ेंगे कि उन पार्टनर्स के बीच में कौन सा एग्रीमेंट है? सर रिटर्न एग्रीमेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। लिखा है टू शेयर द प्रॉफिट। अच्छा, तीसरा फीचर है, यानी इसमें जो प्रॉफिट का भी शेयरिंग होगा। जी बिल्कुल, यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग। सर प्रॉफिट भी बटने वाला है। कैसे बटेगा सर प्रॉफिट? सर प्रॉफिट 2 बेस पर बटता है। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट कितने बेस पर बटता है? सर प्रॉफिट 2 बेस पर बटता है। सर कौन कौन सा बेस है 2? जरा आप बताएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहला बेस होता है अकॉर्डिंग टू डीड, मतलब जो डीड बना हुआ है। सर डीड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, या मैं डीड की जगह पर लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है इनका क्या है सर? ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का शेयरिंग होगा। यानी उस एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि जो पार्टनर बिजनेस को चला रहे हैं उनके बीच प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है वो होता है इक्वली। इक्वली, या इसे आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू एक्ट। मतलब सर, मतलब अगर पार्टनर्स, अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बहुत आगे काम आएगा, अगर डीड में, एग्रीमेंट में, अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए कोई भी बात नहीं बताई गई है या साइलेंट है, प्रॉफिट को शेयर करने की कोई भी बात नहीं बताई गई है या साइलेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये बात कौन कहता है सर? ये बात कहां लिखी है? ये बात एक्ट में लिखी है। सर कौन से एक्ट में? क्योंकि पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, तो एक्ट होगा पार्टनरशिप 1932 में साफ साफ लिखा है सर, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर इज इक्वल। जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, वहां पर प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। आगे देखते हैं ऑफ बिजनेस कैरीड। इसका मतलब कि हमारे पास कोई बिजनेस होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें सर हम ख्याली पुलाव में नहीं कर सकते। हमारे पास एक पर्टिकुलर बिजनेस होना चाहिए जिसका प्रॉपर एग्जिस्टेंस हो, ठीक है ना। एक बिजनेस को ऑपरेट किया जाना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। यानी तीसरा पार्ट हम लोग लिख सकते हैं बिजनेस कैरीड। बिजनेस कैरीड, कोई बिजनेस चलाया जाना होना चाहिए। बिजनेस 2 तरह से होते हैं सर, आपने देखा होगा, एक तो ऑन पेपर होता है और दूसरा होता है ऑन अर्थ। तो यहां पर ऐसे बिजनेस की हम बात कर रहे हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ऐसे बिजनेस की बात कर रहे हैं जो ऑपरेट किया जा रहा हो एक्ट के द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा, जिस बिजनेस में ट्रांजैक्शन किए जा रहे हों। तो हमारा चौथा फीचर हो गया बिजनेस। और ध्यान रहे, इसी के साथ हम एक पार्ट और लिख सकते हैं सर। क्या सर? ये कि ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा है वो लीगल होना चाहिए। तो सर पांचवा भी मैं यहां पर लिख देता हूं लीगल बिजनेस, ठीक है सर। सर कौन सा? लीगल, यानी बिजनेस होना चाहिए तो कौन सा बिजनेस होना चाहिए सर? लीगल होना चाहिए। इनलीगली तौर पर हम उसे ऑपरेट नहीं करेंगे। क्लियर है? हमें कौन सा बिजनेस होना चाहिए सर? लीगल बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ठीक है, ए और बी 2 पार्टनर हैं। ये जाते हैं पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये ए और बी दोनों जाते हैं पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए।
पहुंचते हैं रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार इनसे कहता है, रजिस्ट्रार से कहते हैं सर मुझे अपने पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रार कहता है ठीक है, आइए बैठिए। पूछता है इनसे कि आपका बिजनेस किस चीज का है। तो जैसे ही इनसे सवाल करता है बिजनेस के बारे में, ये कहते हैं सर हमारा किडनैपिंग का बिजनेस है। अब आप बताएं बेटा, क्या इस बिजनेस का वो आरओसी रजिस्ट्रेशन करेगा? कतई नहीं करेगा। वो तुरंत पुलिस को फोन करेगा, बुलाएगा और इन लोगों की अच्छे से खातिरदारी कराएगा। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए सर? बिजनेस लीगल होना चाहिए, बिजनेस कैरिड होनी चाहिए, यानी चलाई जानी चाहिए किसी न किसी माध्यम से। सर और भी क्या हो सकते हैं? सर कहीं ना कहीं आपको छोटा सा डाउट होता होगा, सर पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है, थोड़ा सा देख लें, वो कैसे होनी चाहिए। सर यहां पर मैं आपको बता दूं कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर्स। किसी एक पार्टनर की नहीं सर, सभी पार्टनर की अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब है सर, अगर बिजनेस में कोई नुकसान हुआ, बिजनेस में किसी तरह का लॉस हुआ, तो हर पार्टनर्स को अपने घर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ेगा, जिस पर जितना हिस्सा लॉस का आता है। अगर वो उससे रिकवरी नहीं कर पाते तो उन्हें अपने घर की प्रॉपर्टी को भी सेल करना पड़ेगा। इसी वजह से इसमें लिखा गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर। यहां पर एक छोटा सा डाउट क्रिएट होगा, सर हम जब सोल ट्रेडिंग पढ़ते हैं तो वहां भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो बेटा वहां पर कोई पार्टनर नहीं होता। तो आप पूछोगे सर पार्टनर कौन होता है? सर पार्टनर्स वही होता है जो एग्रीमेंट में, जिसका एग्रीमेंट में नाम होता है। ठीक है, जिसका एग्रीमेंट में नाम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम पार्टनर कहते हैं। और जो एग्रीमेंट में जिसका नाम मेंशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनर बोलते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि इन पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो सोल ट्रेडिंग के कंपेयर में लिमिटेड होती है। लेकिन अगर बिजनेस में लॉस हो गया, तो इन्हें अपनी घर की प्रॉपर्टी भी सेल आउट करनी होगी, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर मेंशन किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आइए जरा देखते हैं ऑन बाई ऑल, सभी के द्वारा, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से किसी एक के द्वारा। किसके लिए? एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए चलाया जाएगा। यही बात लाइन मैंने बोला है। अगर आप इसकी एक फीचर है, आप कह सकते हो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, यानी बिजनेस जो ऑपरेट होगा वो किसी एक के द्वारा होगा, लेकिन वो सभी के लिए चलाया जाएगा। वो अकेला बंदा अपने लिए काम नहीं करेगा, वो सभी के लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये हम लोग छोटे सी बात की डिस्कस कर रहे थे सर। पार्टनरशिप में क्या है? पार्टनरशिप की मीनिंग को हमने पढ़ा। एक बार फिर से आप सभी लोग देखो, क्या? द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसे आप लर्न कर रहे तो बेहतर है। अगर आपने इसे याद कर लिया तो बड़े अच्छे तरीके से आपकी चीजें हो जाएंगी। पहला आपका फीचर यहां से निकल गया, दूसरा फीचर आपका यहां से निकल गया, तीसरा आपका यहां से निकल गया, चौथा आपका यहां से निकल गया, और पांचवा आपका मैंने यहां पर बता ही दिया लीगल बिजनेस। छठा आप यहां पर बता दो। सब क्या बस इतने ही है? नहीं, और भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना फीचर सफिशिएंट है। ओके, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? अब आइए जरा देखते हैं पार्ट नंबर 3 पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर पार्टनरशिप डीड को। किसको डिस्कस करेंगे सर? सर पार्टनरशिप डीड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। तो हम लोग पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड के लिए हमने एक छोटा सा मीनिंग लिख रखा है। देखिए जरा क्या है पार्टनरशिप डीड। वैसे मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप डीड इज अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा है जिसमें दो पार्टनर्स मिलके अपना क्या करते हैं? अपने सारी शर्तों को लिखते हैं। उसे हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, लेकिन उस कागज के टुकड़े का कोई महत्व नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता तब तक जब तक कि उस पर गवर्नमेंट का कोई स्टैंप नहीं लग जाता। और याद रखिए, पार्टनरशिप डीड इज ऑलवेज स्टैम्प्ड, वो हमेशा स्टैम्प्ड होता है। उसे आप ऐसे कागज का टुकड़ा ना समझे, वो एक स्टैंप पर लिखा हुआ
कुछ शर्त होता है जो पार्टनर्स, जिन शर्तों पर पार्टनर्स तैयार होकर अपने बिजनेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, छोटी सी बातें हमने लिख रखी है। क्या है पार्टनरशिप डीड? अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। सबसे पहली बात की रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। एक क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो प्रॉपरली तरीके से स्टैम्प्ड होता है। उसके बाद वो क्या होता है, टू अवॉइड अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग। भाई जब आप साथ मिलकर बिजनेस करोगे ना, तो बहुत छोटी छोटी चीजें पर बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट्स होगा पार्टनर्स के बीच में। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाने के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हरासमेंट, हरासमेंट भी हो सकता है किसी पार्टनर का, ठीक है, हो सकता है क्योंकि पार्टनर्स अपने पर्सनल व्यू पर हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा मजबूत हो पैसे से या फिर अपने पावर से बहुत ज्यादा मजबूत हो, तो किसी दूसरे पार्टनर का हरासमेंट कर सकता है। वो आपको बचाता है अमंग द पार्टनर्स इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट। किसी भी डिस्प्यूट के केस में कोई भी विवाद हुआ, उस विवाद के समय किसी भी तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी भी तरह के हरासमेंट को अवॉइड करता है, सेफ करता है किसको, पार्टनर्स को। उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज ड्यूली स्टैम्प्ड। जो हमेशा क्या होता है, जो एक ड्यूली तरीके से नियमित रूप से स्टैम्प्ड होता है, वो बिना स्टैम्प के काम नहीं करेगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, आखिर सर पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्या होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों पार्टीज के लिए, दोनों पार्टनर्स के लिए, तीनों पार्टनर्स के लिए, जितने भी पार्टनर्स हों आपके पार्टनरशिप बिजनेस में, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं क्या है। मैंने यहां पर लिख रखा है कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड लिख रखा है, जरा आप सब लोग मेरे साथ इसको रीड आउट करें। सबसे पहले उसमें लिखा रहेगा नेम ऑफ द फर्म एंड पार्टनर, यानी हमारे फर्म का क्या नाम है और साथ ही साथ उन पार्टनर्स का क्या नाम है जो कर रहे हैं। नाम के साथ साथ एड्रेस भी मेंशन रहता है। नेम ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स, उनका नाम, उनका एड्रेस, पार्टनर्स का नाम और फर्म का नाम प्लस फर्म का एड्रेस उसमें मेंशन रहता है। सेकंड, कमिटमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, हम बिजनेस को कब स्टार्ट करेंगे, कमिटमेंट कब होगा और कितने समय के लिए होगा, उसका प्रॉपर ड्यूरेशन क्या होगा उसमें मेंशन होता है कि वो एग्रीमेंट कितने समय के लिए वैलिड होगा, ये चीज उसमें मेंशन लिखा रहता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स के द्वारा, उन दोनों पार्टनर्स के द्वारा या जितने भी पार्टनर्स हैं आपके बिजनेस में, उनके द्वारा जो पैसा लगाया जाएगा। वैसे कैपिटल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, जिस पैसे से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। तो जो पार्टनर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो अमाउंट कैपिटल का कितना होगा, कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर्स, इसमें मेंशन होगा। फिर इसके बाद यहां पर मैंने एक पॉइंट बीच में कहीं नोट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने बीच में लिख दिया है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट। इसको सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद इसको छोड़ के हम लोग आगे चलते हैं। वैसे ये भी कंटेंट में लिखा रहेगा कि अकाउंट को कैसे तैयार करना है और उनकी ऑडिटिंग कैसे करनी है, ये प्रॉपरली तरीके से डीड में मेंशन रहेगा। फिर देखिए लिखा है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। आपको पता है जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। तो क्या अमाउंट विड्रॉ करेंगे एंड टाइमिंग क्या होगी, किस टाइम पर विड्रॉ करेंगे, बिजनेस के स्टार्टिंग में करेंगे, बिजनेस के मतलब किसी भी मंथ के स्टार्टिंग में करेंगे, मंथ के मिड में करेंगे या हाफ ईयरली करेंगे, या किस डेट पर, वो टाइमिंग क्या होगी उनके ड्रॉइंग करने का। साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, किसका सर, कैपिटल का, लोन का और ड्रॉइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सर जो कैपिटल लगाया है उस पर इंटरेस्ट क्या होगा, जो लोन है, लोन मतलब किसी पार्टनर ने फॉर्म को दे दिया या कहीं आउटसाइड से लोन लिया तो उस पर किस रेट पर लोन लिया जाएगा, ड्रॉइंग क्या होगा, ड्रॉइंग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। फिर रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स अपने बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी इस डीड के अंतर्गत मेंशन होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, लिखा है पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन। पार्टनर को, अगर किसी पार्टनर को कोई ज्यादा वर्क कर रहा है तो उस पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा, तो कितना दिया जाएगा। सपोज हमारी सेलिंग का बिजनेस है और हम उसे कमीशन देना चाहते हैं, तो वो किस सेल पर कितना, मतलब सेल पर जो कमीशन होगा वो क्या रेट होगी कमीशन की, या किस तरह से दिया जाएगा, कौन से पार्टनर को दिया जा रहा है, ये सारी की सारी बातें हम लोग पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत मेंशन करेंगे।
इसके अलावा कुछ और बातें और भी हैं, जैसे लिखा है एनी वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर्स के दो पार्टनर्स के बीच में दो पार्टनर्स जो हैं उनके राइट में अगर अंतर है तो वो भी मेंशन होगा, उनके ड्यूटीज में कोई डिफरेंसेस है तो वो भी, कोई वेरिएशन उनके ड्यूटीज में और उनके राइट में लिखा गया है, बताया गया है, तो वो भी डीड के अंतर्गत मेंशन होगा। लिखा होगा मेथड ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एनी चेंज। किसी भी परिवर्तन के समय, किसी भी चेंज, किसी भी का मतलब क्या, जैसे किसी नए पार्टनर का एडमिशन करना है, या फिर नए पार्टनर या कोई पुराना पार्टनर रिटायर्ड होगा, या हम अपने पुराने रेशियो को बदल के हम फिर से एक नया रेशियो डिसाइड करना चाहते हैं, इन सब चेंज के समय में गुडविल का मेथड क्या होगा, किस तरह से हम लोग गुडविल को वैल्यूएट करेंगे, उनका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, उसे यहां पर मेंशन करना होगा। सेकंड चीज, प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट, किसी पार्टनर को रिटायरमेंट लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, और साथ ही साथ मेथड ऑफ पेमेंट क्या होगा। जो पार्टनर रिटायर कर रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो उसे पेमेंट करने का मेथड क्या होगा, ठीक है, ये भी हम इसके अंतर्गत मेंशन करते हैं। एंड लास्ट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंस। अगर हम इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए, तो उसके केस में जो नुकसान होगा उस नुकसान का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा, ये सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत, कंटेंट के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड आपने देखा होगा कि ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। क्या, फिर से मैं एक बार फिर से रीड आउट करता हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या होगा, फर्म का नाम होगा और पर्सन का भी नाम होगा, फिर कब स्टार्ट करना है, कमिटमेंट कब करना है और कितने समय तक करना है, उसके साथ साथ कैपिटल जो पैसा लगाएंगे वो कितना होगा और पार्टनर्स कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, अकाउंट्स किस तरह से बनाया जाएगा और उनकी ऑडिटिंग कैसे होगी, फिर ड्राइंग क्या होगा, ड्राइंग की टाइमिंग क्या होगी, कितने पर ड्राइंग निकाला जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल की, लोन की और ड्राइंग की क्या होगी, एंड रेशियो क्या होगा उनके प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का, पार्टनर की सैलरी और कमीशन क्या होगा, साथ ही साथ अगर उनके म्यूचुअल राइट और ड्यूटीज में कोई बदलाव है, कोई वेरिएशन है तो वो भी मेंशन रहेगा कि क्या वेरिएशन है, साथ ही साथ मेथड्स ऑफ गुडविल क्या होगी अगर कोई चेंज होता है तो। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट, किस तरह से कोई पार्टनर रिटायर ले सकता है, उसका क्या प्रोसीजर होगा, और फिर उसके बाद उसके जो ड्यूज हैं उसको किस तरह से पेमेंट किया जाएगा, जिसे हम मेथड ऑफ पेमेंट करते हैं। जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसका जो बकाया है उसको कैसे पेमेंट करेंगे। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लॉस एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंस, अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उस केस में हम किस तरह से उसके लॉस का पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब हमारे इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप की आखिरी कड़ी सबसे बची हुई है जिसे हम कहते हैं प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। आइए हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं, अपना पार्ट 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 5 क्या कहता है, कह रहा है कि प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी अगर पार्टनरशिप डीड न रहे तो 1932 क्या प्रोविजन प्रोवाइड करता है उसी के बारे में हमें जानना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बच्चों को आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, लंबे लंबे क्वेश्चन लगा लेते हैं, लेकिन कठिन से कठिन प्रश्न, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन इस प्रोविजन के आते ही बहुत आसान हो जाता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यहां से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो मैंने सारे बातों को, सारे पॉइंट्स को इसके अंतर्गत लिख दिया है, आप अच्छे से इसको सुने, देखें, आपको समझ में आएगा। लिखा है इफ डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स है सर, ये जो पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ये जो 8 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स पर अगर डीड साइलेंट है तो द प्रोविजन ऑफ द एक्ट 1932 शैल अप्लाई एज अंडर। वो किस तरह से अप्लाई करेगा वो नीचे लिखा हुआ है, मैंने मिटा दिया है, मैंने क्लीन कर दिया, मैं आपको बताते समय लिखूंगा सर वो क्या लिखा है। देखिए, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर मतलब
अगर पार्टनरशिप डीड किसके लिए साइलेंट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। यानी पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सर यहां पर हम आंसर इसका लिखेंगे नॉट प्रोवाइडिंग। मतलब हम नहीं देंगे सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज करना है सर। सेम आंसर ड्राइंग में भी हो जाएगा, नॉट प्रोवाइडिंग। मतलब सर कि अगर पार्टनरशिप डीड ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है तो नहीं दिया जाएगा। सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं कह रहा है सर, तो नॉट प्रोवाइडिंग। ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप सभी बता देंगे इस चीज का तो जवाब, इस प्रश्न का जवाब आप सभी अपने आप दे देंगे। फीचर में ही बता दिया सर, अगर डीड में प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो हम एक्ट में जाएंगे और एक्ट कहता है कि आप बांटो प्रॉफिट, इक्वली बांटो। यहां पर आप नहीं लिख देंगे नॉट प्रोवाइडेड कि प्रॉफिट दिया ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक्ट में क्या बोला कि एक काम करो, आप लोग प्रॉफिट को कैसे बांट लो? इक्वली बांट लो। सर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने किसी पार्टनर से लिया हो या किसी बाहरी पर्सन से, थर्ड पार्टी से लिया हो, तो उस समय इंटरेस्ट क्या दिया जाएगा? अगर डीड में नहीं मेंशन है तो 6% क्या दिया जाएगा? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। और बच्चा गलती बस केवल इन्हीं दो जगहों पर ज्यादातर केस में करता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर डीड में नहीं लिखा है या नहीं दिया है या साइलेंट है, कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तो हम प्रॉफिट को इक्वली बांट देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन को 6% दे देंगे और बाकी कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, नहीं दिया जाएगा। सर अब आगे देखते हैं, क्या हम सर एडमिशन करेंगे? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं कह रहा है नए पार्टनर्स के बारे में, तो क्या हम किसी पार्टनर्स का एडमिशन करेंगे? सर नॉट अलाउड। नहीं सर, नॉट अलाउड, नहीं करेंगे सर, नहीं कर सकते हम पार्टनर्स का एडमिशन। अगर हमें एडमिट करना है तो हमारे डीड में ये बात मेंशन होनी चाहिए कि हाँ, हम फ्यूचर में किसी भी बिजनेस का एक्सपेंशन होने के साथ साथ या किसी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस में हम नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं अपने बिजनेस में, वो डीड में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा है तो नॉट अलाउड। आइए देखिए, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये जो 3 पॉइंट लास्ट के हैं, पॉइंट नंबर 6, 7 और 8, ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पार्टिसिपेशन इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। सर अगर डीड में किसी भी पार्टनर्स के लिए बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि क्या बिजनेस के कंडक्शन में, बिजनेस को चलाने के लिए क्या पार्टनर्स पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर ये सब कोई बातें डीड में नहीं लिखी है तो आप कहोगे सर डीड से अब यहां मतलब नहीं है। पार्टिसिपेशन इज अलाउड, पार्टिसिपेशन अलाउड है, कंडक्शन ऑफ बिजनेस में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, कंडक्शन ऑफ बिजनेस की बात की जा रही है, बिजनेस को कंडक्ट कराने में केवल वो पार्टिसिपेट करेंगे। एंड यहाँ पर लिखा है इंस्पेक्शन ऑफ बिजनेस। क्या कोई पार्टनर किसी भी बिजनेस का इंस्पेक्शन कर सकता है? अगर डीड में नहीं लिखा है तो, या डीड साइलेंट है इंस्पेक्शन के बारे में, तो कर सकता है। बिल्कुल सर, इंस्पेक्शन इज अलाउड, इंस्पेक्शन इज अलाउड। सर अलाउड है इंस्पेक्शन करना। आइए एक बार फिर से देखते हैं। सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में डीड साइलेंट है तो नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डीड साइलेंट है तो नहीं दिया जाएगा, और साथ ही साथ सैलरी और कमीशन के बारे में डीड साइलेंट है तो नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में साइलेंट है तो दिया जाएगा। कैसे? इक्वली दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, कितना? 6% पर एनम। सर किसी भी पार्टनर का एडमिशन किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। ठीक है, वो नहीं, सॉरी, किसी भी पार्टनर्स का एडमिशन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता सर, यहां पर आपको नहीं करना है। पार्टिसिपेशन इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए क्या पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अगर डीड साइलेंट है तो जी बिल्कुल कर सकते हैं।
क्या जांच पड़ताल हो सकती है, इंस्पेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, डीड कहे चाहे ना कहे, लेकिन पार्टनर्स को अलाउड है कि वो इंस्पेक्शन अपने बिजनेस का कर सकते हैं। दैट्स ऑल। तो बेटा हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कंसेप्ट नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, और बाकी की जो छोटी मोटी चीजें बची हैं उनको आप अपने बुक से कवर कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे और वहां पर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द कॉमर्सिंग क्लासेस, और एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक कर दें, इसे शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों को इसे भेज दें, और इसमें होने वाली कमियों को आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि हम उसमें सुधार करके और बेहतर कर सकें। ओके, थैंक यू।